नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 2019 के दिसंबर का पेपर डाला था जिसमें प्रश्न संख्या 28 तक हमने किया था। आज हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों 29वां प्रश्न है, उपन्यासों को उनके संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस का जो पात्र है वो है रिचर्ड, और राग दरबारी का जो पात्र है वो रंगनाथ है, और महाभोज का जो पात्र है वो है सुकुल बाबू, और जो झूठा सच का पात्र है वो है तारा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही उत्तर है वो है सी। इनके एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ। तमस का प्रकाशन 1973 में हुआ, भीष्म शाहनी ने इसको लिखा, और राग दरबारी का 1968 में, ये श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित है। और महाभोज का जो प्रकाशन हुआ प्रथम बार वो 1979 में हुआ, और मन्नू भंडारी ने इसको लिखा है। और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, ये 2 भागों में है, एक 1958 में और दूसरा 60 में। आगे चलते हैं। 30वां हमारा प्रश्न है, इसमें रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इस प्रश्न के जो आयोग ने इसका उत्तर माना था वो सही उत्तर माना था ए, जबकि इसका सही उत्तर ए मतलब ऑप्शन में इसमें सही उत्तर नहीं दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग बिहारी का जो जन्म काल है वो गलत दिया हुआ है, जबकि बिहारी का जो जन्म काल है वो है 1595। तो ये एक बार आप एक्सेप्शनल में डाल कर याद कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध का है। और अधूरे साक्षात्कार, ये नेमीचंद्र जैन जी ने लिखा था 1966 में। इतिहास और आलोचना 1957 में नामवर सिंह ने लिखा था। और प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा जी ने लिखा था 1952 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो उत्तर है वो है ए हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दुनिया के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, और कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है कि जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सी जो ऑप्शन दिया हुआ है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, ऐसा भी नहीं है। और कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है, ये भी सही नहीं है। कवि विवश है और दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके संबद्ध लेखकों से सुमेलित कीजिए। मार्क्सवाद एंगेल्स से संबंधित है, और अस्तित्ववाद काफ्का से संबंधित है। मनोविश्लेषणवाद युंग से संबंधित है, और उत्तर आधुनिकता रोला बार्थेस से संबंधित है। आगे चलते हैं। कविताओं के नाम हैं और उनको सुमेलित करने के लिए पूछा गया है। वीरों का कैसा हो वसंत बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमाद्री तुंग श्रृंग से जयशंकर प्रसाद। तो हमारा जो उत्तर है वो सी सही है। सी उत्तर सही है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जिन वाक्यों में जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तब जुड़ा हो, और दूसरा जो उपवाक्य हो वो पीछे लगा हो, तो उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं।
तो ये जो उदाहरण है वो हमारे मिश्र वाक्य का है, क्योंकि इसमें की से वाक्य जुड़ा हुआ है। जो हमारा 36वां प्रश्न है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ये दोनों ही उत्तर सही हैं। तो जो दोनों सही वाला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, और ये ऑप्शन दिया हुआ है बी में। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर बी होगा। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं, इसका जो उत्तर है वो है सी और डी। अर्थ प्रकृति के प्रकार दो हैं, बिंदु और बीज। अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती हैं? ये कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उसे वस्तु को कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसके 5 भेद बताए गए हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हाथ से रमणिका गुप्ता जी ने लिखी थी। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव जी ने लिखी थी। और शिकंजे का दर्द सुशीला टागभोरे जी की रचना है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो उत्तर बनेगा वो सी सही है। इसमें जो हाथ से है उसका प्रकाशन वर्ष है 2005। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। शिकंजे का दर्द सुशीला टागभोरे का जो उपन्यास है वो 2011 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। और जूठन 1997 में। आगे प्रश्न है, पीछे लागा जाए था लोकवेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ऐसा कहना चाहते हैं। लोक और वेद की रूढ़िवादिता से ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो ये ऑप्शन देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये नीचे वाला भी सही नहीं है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, ए और सी। ए और बी और डी क्यों गलत है एक बार देख लेते हैं। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, इस बात का भी कोई मतलब उपयुक्त दोहे से नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन कट गए। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और मगही। तो जो हमारा उत्तर है वो है मगही, क्योंकि बाकी तीनों बोलियां जो हैं वो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली यही हैं, सिर्फ मगही नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। ये जो पंक्ति है वो है प्रताप शाही जी की। और गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चरागन की माला है। ये पंक्ति है पद्माकर की। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरेबे में नैकु जेना मूर्खे। ये पंक्ति है ठाकुर की। और अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति है देव की। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है वो है बी। हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। कीने हूँ कोरिक जतन, अब कही काढ़े कौन, मोमन मोहन रूप मिले, पानी मैं को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है?
इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, बात सही है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, ये भी सही है। कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, ये नहीं सही है। और कोरिक का अर्थ है कचोटना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए और बी सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी सही होगा। आगे चलते हैं। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियों जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। ये पंक्ति है अज्ञेय जी की। काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीय मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूति कल्पित का कृत्रिम नहीं है, कल्पित या कृत्रिम नहीं है। ये पंक्ति है नगेंद्र की। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द का रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। तो जो हमारा उत्तर है वो है बी। बी हमारा उत्तर सही है। आगे चलते हैं। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ हमारी शब्द शक्ति होती है ए अभिधा। इसमें दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, शब्द की जिस शक्ति से उसकी सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शक्ति होती है। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? तो इसका उत्तर जो है वो है हंस। हंस पत्रिका की जो शुरुआत होती है वो प्रेमचंद जी के द्वारा होती है 1930 में। और इसके बाद कुछ दिनों के बंद रहने के बाद जब राजेंद्र प्रसाद जी इसका पुनः संपादन करते हैं 1986 से 2013 तक। इसमें गलत दिया हुआ है, आप लोग एक बार इसे ठीक कर लीजिएगा। 1986 से शुरुआत करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी इसके संपादन का और 2013 तक करते हैं। और इसके बाद से जो प्रकाशन अब तक चल रहा है हंस का, वो इनकी पुत्री करती हैं। उनका नाम मैं भूल रही हूँ यहाँ पर। वो आजकल हंस पत्रिका का संपादन कर रही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो ये हमारी जो उत्तर है वो है सी, परमानंद श्रीवास्तव की ये आलोचनात्मक कृति है। परमानंद श्रीवास्तव जी की आलोचनात्मक कृतियाँ कुछ और भी दी हुई हैं। कविता का परिप्रेक्ष्य 1965, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, इन दोनों का ये प्रकाशन वर्ष एक ही है 1980, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थाति 1999। आगे चलते हैं। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ऊपर वाला सही है।
आगे ऑप्शन में है पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। ये भी पंक्ति सही नहीं है, तो जो हमारी ऑप्शन सही होंगे वो होगा ए और सी। तो इसके अकॉर्डिंग होगा हमारा उत्तर ए सही, जिसमें ए और सी है। दोस्तों, अगर आपने मेरी उत्तरकांड की वीडियो देखी होंगी व्याख्या की, तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा, क्योंकि उत्तरकांड मैंने बहुत अच्छे से उसकी एक दोहे की व्याख्या करवाई हुई है। और उत्तरकांड बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। वैसे तो तुलसीदास जी की पूरा रामचरितमानस ही हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तरकांड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और बहुत सारे पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। इसलिए अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम उत्तरकांड तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। और अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं जो चैनल पर उपलब्ध है। आगे चलते हैं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो अगर आपने चंद्रगुप्त नाटक पूरा पढ़ा है तो आप इसे देखते ही समझ जाएंगे कि ये वाक्य चाणक्य जी का है। प्रसाद की रचनाएं जो हैं वो नाटक के क्रम में अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी सारी रचनाएं हैं और सभी की सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार आप इनको देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष क्या हैं। सज्जन का प्रकाशन वर्ष है 1910, कल्याणी परिणय का प्रकाशन वर्ष है 1912, और परिणय जो इन्होंने कल्याणी परिणय का प्रकाशन वर्ष 1912 है, और करुणालय का है 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921 और अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। इन सबको आप अच्छे से कहीं लिखकर याद कर लीजिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कोई भी रचना हो उसका प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है ही, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आपके प्रश्न सही हो पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। दोस्तों, जब ऐसी कोई पंक्ति आती है तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम पंक्ति को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार तो अर्थ पूछते हैं और उसी में से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ अर्थ अलग हो रहा है तो उससे पूछेंगे, उसी से मिलते जुलते हुए ऑप्शन नीचे दिए जाते हैं। तो हमने एक पंक्ति पढ़ ली, अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। सूर्यास्त हो गया था, नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर दिवस का अवसान समीप था, हुआ नहीं था। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, ये सही है। चिड़ियाँ अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, ये भी कहीं नहीं लिखा है। और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। तो हमारे जो दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं वो पहला नहीं, बी और डी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बी और डी किस में है, बी में है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। तो जो वर्णन है रंगभेद और उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा का, वो भाव प्रदर्शित हुआ है पहला गिरमिटिया में। तो ऑप्शन हमारा ए ठीक है। ये जो पहला गिरमिटिया है इसका प्रकाशन वर्ष 1999 में किया गया था, और जुगलबंदी 1973 में, परिशिष्ट 1984 में और तीसरी सत्ता 1982 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। और ये सभी उपन्यास गिरिराज किशोर के द्वारा लिखे हुए हैं।
अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तारतम्य कैसे स्थापित करे। रामविलास शर्मा जी की पंक्तियां पूछी हैं, तो जो पहली पंक्ति है वो रामविलास शर्मा जी की है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। ये रामविलास शर्मा जी का कथन नहीं है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। रामविलास शर्मा जी की ये पंक्ति नहीं है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तारतम्य स्थापित करना। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए और डी, ये दो ही पंक्तियां रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचित हैं।